हेलो एवरीवन, जय हिंद जय भारत। तो वेलकम है आप सभी का हमारे नए टॉपिक्स अस्थमा में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में रिस्पायरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर पढ़े थे, उसमें इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और क्यों होते हैं अस्थमा, उसके फंक्शंस पढ़ लिए थे। पूरा सिस्टम उसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग का जो पहला बीमारी है वो है अस्थमा। आज हम लोग अस्थमा के बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि अस्थमा होता क्या है, कैसे होता है, इसके साइन सिम्टम्स क्या हैं और इसकी डायग्नोसिस क्या है, क्लिनिकल ट्रायल क्या है। ठीक है, सारी चीजें इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा जो डिफिनेशन है अस्थमा का, अस्थमा किसे कहते हैं, देखिए अस्थमा क्या है, एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ द एयरवे इन विच वेरिएबल पीरियोडिक सिम्टम्स occur along with air flow obstruction and bronchial hyperresponsiveness। ठीक, क्या कह रहा है कि जो अस्थमा होता है ये एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है। किसमें, जब जब ये हमारा दिख रहा है, ये हमारा क्या है, हमारा एयरवे है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एयरवे है। ये क्या है, नॉर्मल एयरवे है और ये अस्थमा एयरवे है। तो इसमें आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि देखिए इसकी जो नॉर्मल एयरवे होती है, ठीक है, जिसको हम श्वसन नली भी कहते हैं, इसमें क्या है, ये पूरा इसका मुंह खुला हुआ है। लेकिन जो इन्फेक्टेड है, ठीक है, जिसमें इन्फ्लामेशन है, डिजीज है, उसमें देखिए क्या है, ये जो इसका एरिया है ये काफी नैरो हो गया है। ठीक है, इसका एरिया क्या हो गया, नैरो हो गया है। ठीक, जब ये नैरो हो जाता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट्स के सांस फूलने लगती है, चेस्ट पेन होने लगता है, भारीपन होने लगता है। ठीक है, म्यूकस ज्यादा सीक्रेट होते हैं, इन सब सारी प्रॉब्लम होने लगती हैं। ठीक है, तो ये यही कह रहा है कि हमारा जो अस्थमा है ये क्रोनिक होता है, इन्फ्लामेटरी डिजीज होते हैं जो हमारे एयर से होते हैं। इनमें क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है, ये जो एयरवेज है इसमें स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, और ये ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ठीक है, जो इसमें जो ब्रोंकियल होते हैं, ठीक है, ये जो आपको ब्रोंकियल दिख रहे हैं ये गुच्छेदार होते हैं। ठीक है, जो ब्रोंकियल होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो जाता है। ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इट इज कंडीशन इन विच ए पर्सन्स एयरवेज बिकम इन्फ्लामेशन नैरो। ठीक है, अभी देखिए बताइए इसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। देखिए इसमें इन्फ्लामेशन हो गया है। ठीक है, और इसका जो एरिया है, देखिए एरिया इतना, और इसमें क्या है, एरिया इतना हो गया, मतलब काफी नैरो हो गया है। ठीक है, नैरो हो जाता है और स्वेल हो जाता है, मतलब स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, स्वेलिंग हो जाती है। ठीक, एंड प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस विच मेक इट डिफिकल्ट टू ब्रीथिंग। और क्या होता है, इसमें जो होता है म्यूकस, ठीक है, जिसे हम लोग कफ कहते हैं, इसमें क्या होता है, कफ ज्यादा मात्रा में सिक्रेट होने लगता है। ठीक है, इसमें देखेंगे पूरा कफ जम जाता है, जिससे पेशेंट को क्या होता है, सांस लेने में बहुत डिफिकल्ट होता है, वो सांस ले नहीं पाते हैं। ठीक है, उनकी सांस फूलने लगती है, सीने में दर्द होने लगता है, तमाम तरीके की दिक्कत होने लगती है। ठीक है, तो ये हमारा टोटल क्या हो गया, ये हो गया हमारा अस्थमा हो गया। ठीक है, अस्थमा समझ में आ गया ना, कि जो हमारे एयरवेज होता है इसमें स्वेलिंग हो जाती है, इसके एरिया नैरो हो जाता है, म्यूकस ज्यादा सिक्रीट होने लगते हैं। ठीक है, और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ठीक है, क्लियर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये क्या कह रहा है, अब देखिए अस्थमा हम लोगों ने पढ़ लिया, अस्थमा होता क्या है। अब उसके हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम। ठीक है, उसके चिन्ह और लक्षण क्या है। अब मान लीजिए कोई पेशेंट आपके पास आया तो आप उसको कैसे डायग्नोसिस करेंगे कि ये पेशेंट के पास अस्थमा है। मान लीजिए पेशेंट आया, वो कंप्लेन कर रहा है कि डॉक्टर साहब हमको सीने में दर्द है और हमारी सांस फूल रही है, कफ है, तमाम चीजें जो भी है उसने आपको बताया। तो उसमें आप अनुमान लगाएंगे कि इसमें इस पेशेंट को उसके सिम्टम्स को देखेंगे, उसके लक्षण को देखेंगे, फिर आप डायग्नोसिस करेंगे कि हाँ इस पेशेंट को अस्थमा है या वायरल इन्फेक्शन है या कोल्ड है। वो आप उसके सिम्टम से ही जान पाएंगे। तो जो सिम्टम्स में होता है डिस्फोनिया, ठीक, जो पहला सिम्टम है, ठीक, ये है डिस्फोनिया। इसका मतलब क्या होता है, ये मेडिकल टर्म है।
ठीक है? ये मेडिकल टर्म है। इसको हम नॉर्मली कैसे समझेंगे? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, यानी सांस लेने में दिक्कत, वो सांस पूरी नहीं ले पा रहा है, ठीक है? जबकि एक नॉर्मल इंसान को, जो एडल्ट होते हैं, उनको 12 से 20 बार, ठीक है, पर मिनट, ठीक है, 20 बार या पर मिनट बोल देंगे, ठीक है, सांस लेते हैं। मतलब 1 मिनट में हम लोग 20 से 12 से 20 बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ठीक है? श्वसन की क्रिया होता है। और जो चाइल्ड होते हैं, ठीक है, जो बच्चे होते हैं, वो क्या, उनका 20 से 30 बार, उनका 20 से 30 बार तक सांस लेते हैं। आप जब छोटे बच्चे होंगे तो देखे होंगे, जो छोटे बच्चे हैं वो जल्दी-जल्दी से सांस लेते हैं, हा हा करके, ठीक? जल्दी-जल्दी सांस लेते हैं। लेकिन हम लोग क्या होता है, एक बार सांस लिए तो रुक गए, ठीक है? काफ़ी देर तक साँस रोक लेते हैं। तो वो हम 1 मिनट में कितनी बार कर सकते हैं? तो 12 से 20 बार, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो 20 से 30 बार मैक्सिमम रिस्पायरेशन करते हैं। क्लियर है? तो हमारा डिस्फोनिया हो गया। अब हमारा देखेंगे व्हीजिंग क्या है, ठीक है? व्हीजिंग, व्हीजिंग एक प्रकार का साउंड है। अब देखते होंगे जो बच्चे होते हैं, अगर उनको म्यूकस ज़्यादा सीक्रेट होता है, लंग्स में कफ जाम हो जाते हैं, तो उनकी जो क्या कहते हैं, घुटुर-गु करके आवाज़ आती है। जब वो दूध पीते हैं या जब साँस लेते हैं तो गुड़-गुड़ करके आवाज़ आती है। उसी को हम लोग कहते हैं व्हीजिंग कहते हैं। व्हीजिंग क्या, व्हिस्टलिंग साउंड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, जब वो साँस लेते हैं तो एक व्हिस्टलिंग मतलब घुटू-घुटू करके आवाज़ आती है, ठीक? क्लियर है? दोनों समझ में आ गया? डिस्फोनिया क्या है, व्हिस्टलिंग क्या है? अब देखेंगे कफिंग। कफिंग में क्या होता है, वर्स एट नाइट, मतलब कफ कफ जो होते हैं रात में देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है? वो पेशेंट कहेगा कि दिन भर तो अच्छा रहता है, जैसे शाम होते या सुबह होता है, उस टाइम क्या होता है, कफ, जब खाँसी आती है तो कफ बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है? तो ये कफिंग हो गया, ठीक? और जो फिर नेक्स्ट ऑफ सिम्पटम्स क्या है? ब्रीथलेसनेस, मतलब उसको साँस लेने में बड़ी कठिनाई होती है, उसको जो साँस होती है वो बहुत कम हो जाती है, जितना मात्रा में लंग्स को चाहिए उतनी मात्रा में हम साँस ले नहीं पाते, उतना मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, ठीक है? फैटिग्यू क्या हो गया? फैटिग्यू में मतलब देखेंगे आप कभी-कभी पसीना भी बहुत आता है, ठीक है? उनके पेशेंट को पसीना भी बहुत आता है। नेक्स्ट जो सिम्पटम्स है, कह रहा है ये फील टाइटनेस, ठीक है, पेन और प्रेशर इन चेस्ट। और क्या होता है, जो लास्ट सिम्पटम है उसमें क्या होता है, जो पेशेंट के चेस्ट होता है उसमें पेन होता है, बहुत दबाव महसूस होता है, ठीक है, और उनको टाइटनेस लगता है कि कितना जाम हो गया, कितना जकड़न हो गई है फेफड़े में, ठीक है? क्लियर है? ये देखिए, डायग्राम दिखाते हैं, ये देखिए क्या है, देखिए ये जो हमारा एयरवेज है, ठीक है, एयरवेज में देखिए इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग, ये देखिए जो ये इसका जो नैरो हो जाता है ना, जो एयरवेज है ये नैरो हो जाता है, ये देखिए ये नॉर्मल एयरवेज है, ठीक, ये नॉर्मल एयरवेज है, देखिए कितना इसमें एरिया है, इतना एरिया है, ठीक है। अब इसमें ये जो आपको दिख रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं ये है हमारे ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये क्या हमारे ब्लड वेसल्स हैं, ठीक, ये हमारे ब्लड वेसल्स हो गए ये जो दिख रहे हैं, ठीक है, एक रेड है एक ब्लू है, ठीक, ये हमारे हो गए ब्लड वेसल्स। ये हमारा जो हो गया है ये है ल्यूमन, ठीक, ये हो गया स्मूथ मसल्स, ये जो आपको ये दिख रही हैं इसे हम कहते हैं स्मूथ मसल, और ये होता है म्यूकस लाइनिंग, ठीक, ये जो अंदर दिख रही है ऐसे, ये होते हैं म्यूकस लाइनिंग, ये हमारा नॉर्मल एयरवेज हो गया, ठीक। और जो अस्थमैटिक होता है ब्रोंकियल अस्थमा वाला, उसमें अस्थमैटिक में देखिए क्या है, ये जो हमारा एरिया है, ठीक, अभी ये एरिया आपको दिखाए ना, ये जो हमारा एरिया है स्मूथ मसल्स का, म्यूकस का, ब्लड वेसल्स का, ठीक है, ये देखिए क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग हो गई है, ये देखिए एरिया कितना हो गया, एरिया इसका इतना हो गया, पहले कितना था, पहले एरिया इसका इतना था, तो हमें सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं थी, एकदम नॉर्मल था, हेल्दी पेशेंट था, लेकिन अगर जब इसकी एरिया कम हो गई तो क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग हो गया, ओके। और ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट स्मूथ मसल्स, इसके ऊपर जो दिख रही है कॉन्ट्रैक्ट स्मूथ मसल्स है, ठीक है। डिक्रीज ल्यूमन डायमीटर, ये देखिए ल्यूमन है, इसका ल्यूमन डायमीटर देखिए इतना ल्यूमन डायमीटर है, और इसमें देखिए कितना का बहुत हल्का सा हुआ है, ठीक है। कलर चेंज कर देते हैं, देखिए इसमें कितना है, बहुत हल्का सा है ल्यूमन डायमीटर, और इसमें देखिए कितना बड़ा सा है, ठीक है। तो इसमें नौरे हो गई तो जाहिर सी बात है कि सांस लेने में दिक्कत होगी। अब जैसे टोटी का पाइप है, ठीक है, वो उसका जो एरिया है, देखेंगे नॉर्मल पाइप पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है, नॉर्मल फ्लो कर रहा है।
अगर उस पे आप प्रेशर लगाते हैं, दब लगाते हैं, ठीक है? तो क्या होता है, वो दूर तक जाता है, मतलब एक प्रेशर, एक दाब लगा करके दूर तक जाता है। उसमें क्या होता है, एरिया जो उसका होता है नैरो हो जाता है, ठीक? तो ये हो गया। ये देखिए ब्लड वेसल्स इन्फ्लेटेड बाय इम्यून सेल्स, ठीक है? बाय इम्यून सेल्स, ठीक है? ये क्लियर हो गया? ये देख लीजिए, नॉर्मल एयरवे है, ये इन्फ्लेमेटरी या अस्थमैटिक या ब्रोंकियल इन्फेक्शन का सिम्पटम्स है, ठीक है? क्लियर हो गया? डायग्राम देखो, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम लोग देखेंगे इटियोलॉजी क्या है, देखिएगा। हम देखते हैं इसका इटियोलॉजी क्या है। कह रहा है कि अस्थमा कैन बी कॉज ड्यू टू, इटियोलॉजी मीन्स होता है कि जो अस्थमा है, ये जो अस्थमा है, इन ये किस कारणों से होता है, क्या कारण है कि एक नॉर्मल पेशेंट को, नॉर्मल पर्सन को अस्थमा हो जाता है। तो वो कारण हम यहाँ पे दे दिए हैं, ठीक है? पहला कारण देखते हैं क्या है। पहला क्या है, इन्फेक्शंस। देखते हैं जब पेशेंट को इन्फेक्शंस हो जाते हैं तो उसमें भी क्या होता है, अस्थमा होने की कंडीशन हो जाती है। इन्फेक्शन में क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है? इन्फेक्शन जैसे एज लाइक मिट्टी उट्टी, धूल गर्दा, डस्ट, ठीक? ये सारी चीज क्या होता है, इन्फेक्शन क्रिएट करती हैं। और जो सेकंड वाला है इरिटेशन है, ठीक है? पहला हमारा हो गया इन्फेक्शन, दूसरा इरिटेशन। इरिटेशन मींस खजलाहट तजलाहट, ठीक है? ये भी ज्यादातर की गर्दे उर्दे से, डस्ट पार्टिकल से, पॉल्यूशन से, ठीक है? इन सारी चीजों से इरिटेशन होती हैं। और ये तो पॉल्यूशन एयर, जो एयर है उसमें इतना ज्यादा हानिकारक गैसेस हो गई हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियों से निकलने वाले फ्यूल्स, धुएं, ठीक है? जो दवा बना रही हैं या जो कपड़ों की कंपनी है, ये जूते चप्पल वाली कंपनी है, ये सब क्या करती है, ये जो धुआं छोड़ती हैं, ठीक है? ये क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंटल को बहुत नुकसान पहुंचाता है। ये जो हमारा इन्वायरमेंटल है वो पूरा पॉल्यूशन से भर जाता है, ठीक है? जब हम पॉल्यूशन अगर इन्वायरमेंटल में है, अगर हम सांस लेंगे तो सारी हमको तो चाहिए O2, लेकिन O2 के साथ CO2, नाइट्रोजन, तमाम प्रकार की हानिकारक गैसेस हम अपने अंदर इनहेल कर लेते हैं, ठीक? तो सब क्या क्रिएट करते हैं, वो एक अस्थमा क्रिएट करते हैं, एलर्जी क्रिएट कर देते हैं, ठीक है? इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। तो क्या होता है, थर्ड जो है हमारा एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है? एयर में कितने पॉल्यूशन हो गए हैं आजकल, देखेंगे तो दिल्ली में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है, ठीक? वहाँ का जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंटल है, बहुत ही गंदा हो चुका है। वहाँ पे भी बहुत सी दिक्कतें होती हैं, वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत कठिन हो गया है, ठीक? और एक्सरसाइज जो फोर्थ नंबर का है, देखते होंगे एक्सरसाइज। अगर आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, उस कंडीशन में भी क्या होता है कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा डिप्स मार दिए, ज़रूरत से ज़्यादा वेट उठा दिए या हैवी वेट लिफ्टिंग कर दिए, हैवी वेट उठा दिए, तो उसमें भी क्या होता है, आपको अस्थमा होने की चांसेस हो सकती हैं। क्योंकि जब आप हैवी वेट उठाएँगे, रनिंग ज़्यादा करेंगे, तो उसमें क्या होता है, साँसें हमारी, हमको अधिक आवश्यकता होती है, तो जल्दी-जल्दी हमको साँस लेना पड़ता है। देखते होंगे तो उसमें क्या होता है, अगर आप ज़्यादा कर दिए, ओवर कर दे रहे हैं ज़रूरत से, तो उसमें अस्थमा होने की दिक्कतें होती हैं। अस्थमा अटैक भी आ जाता है, हार्ट अटैक भी आ जाता है, ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है, तमाम तरीके की दिक्कतें उससे क्रिएट होती हैं। तो एक्सरसाइज भी एक अस्थमा क्रिएट करने का सिम्पटम्स है, ठीक है? जो नेक्स्ट है एक्सपोजर टू कोल्ड पोल्यूशंस। इसमें क्या होता है, इसमें कोल्ड पोल्यूशन से, जो पोल्यूशन होता है उनसे भी किसी किसी को कोल्ड हो जाता है, नेचर चेंजेस, ठीक? देखते होंगे कभी सर्दी हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी सर्द गर्म हो जाता है, तो इसमें भी पेशेंट को क्या होता है, एलर्जी हो जाती है, ठीक है? उनको छींक आने लगता है, कोल्ड हो जाता है, रनी नोज हो जाते हैं, ठीक है? चेस्ट पेन होने लगता है, ये सारी भी दिक्कत होती है। स्ट्रेस, जो नेक्स्ट हमारा है स्ट्रेस। स्ट्रेस यानी आप माइंडली काफी डिस्टर्ब रहते हैं, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, उस कंडीशन में भी आपको अस्थमा की दिक्कतें हो सकती हैं। एंगर, आपको बहुत क्रोध आता हो, ठीक है? आप चिलचिलाहट हो, ठीक है? कुछ ज़रा-ज़रा, थोड़ी-थोड़ी बात पे आपको गुस्सा आने लगे, ये भी आपको अस्थमा की ठीक होने के चांसेस हैं, ठीक है? स्मोक, देखते होंगे आजकल तो स्मोक करना, ड्रिंकिंग करना एक फैशन हो गया है। तो जो लोग ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं या गांजा पीते हैं, उनको भी अस्थमा होने के 90% चांसेस होते हैं, ठीक है?
50 नहीं 90%, कभी-कभी तो 100% भी हो जाते हैं। स्मोकिंग बहुत डेंजरस है आपके लंग्स के लिए, ठीक है? पूरा लंग्स को एकदम खा जाता है, खत्म कर देता है एकदम। तो अगर आप लोग पीते हैं तो कम से कम पीजिए। अगर आप दिन भर में 5-10 पी रहे हैं तो 1 ही 2 पीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मत पीजिए। देखिए वो आपके ऊपर है, आप कितना पीते हैं, कितना एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है? तो स्मोक भी जो होता है कि आजकल बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो गई है अस्थमा की, ठीक है? आप लोग ये देखे होंगे न्यूज़ भी कि एक लड़का था, वो बाहर खड़ा था हॉस्पिटल के। तो एक आए भाई साहब पूछे, "आप हॉस्पिटल के बाहर क्या कर रहे हैं?" तो कहा, "मेरा दोस्त है, वो हॉस्पिटल में दिखाने गया है।" तो पूछा, "आपके दोस्त को क्या है हुआ है?" तो बीड़ी पी रहा था सिगरेट। तो कह रहा है, "कुछ नहीं उसको टीबी हो गया है, अस्थमा हो गया है।" तो कहा कि, "क्यों? आपका दोस्त बीड़ी पीता था क्या?" तो कह रहा, "नहीं, बीड़ी वो नहीं पीता था, बीड़ी मैं पीता था, उसको धुएँ से हो गया।" ठीक है? उसको मत देखिए को अगला बीड़ी नहीं पी रहा है, जो बीड़ी पी रहा है उसको तो नहीं हुआ, लेकिन जो बीड़ी नहीं पी रहा है, उसके धुओं से इन्फेक्टेड होकर के उसको टीबी का, अस्थमा का पेशेंट हो गया। ठीक है? तो स्मोक हो गया। जो नेक्स्ट है वो हमारा डस्ट है, यानी धूल, गर्दा, मिट्टी से भी आपको अस्थमा, एलर्जी की कंडीशन हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री मीन्स जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। अगर आपकी किसी फैमिली में अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि आने वाले बच्चे में उनके अस्थमा की सिम्पटम्स देखे जा सकते हैं, ठीक है? उनको लक्षण हो सकते हैं, ठीक है? केमिकल एंड मेडिसिन्स, केमिकल मेडिसिन्स क्या है? इसमें देखते होंगे आप कि जो पेशेंट हैं, वो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं या ऐसे वातावरण में वर्क कर रहे हैं, रह रहे हैं, जहाँ पे ज़्यादा पॉल्यूशन हो, ज़्यादा केमिकली चीज़ें रिलीज़ होती हों, ठीक है? इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या कहीं काम कर रहे हैं, तो उसमें भी अस्थमा होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है? ये देख लीजिए डायग्राम में कितना बेहतर समझा देखिए ये पॉल्यूशन है, देखिए ये चिमनी है, यहाँ से धुआँ निकल रहा है, ठीक है? दिख रहा है? ज़ूम कर देता हूँ, ये देखिए। ये पॉल्यूशन हो गया, ठीक है? स्मोक, ये सिगरेट लगाया कोई निकाल के पिएगा नहीं। सिगरेट स्मोकिंग हो गया, ठीक है? बैक्टीरिया एंड वायरस इन्फेक्शन हो गया, हाउसहोल्ड केमिकल्स हो गए, ठीक है? जेनेटिक डिसऑर्डर जो मैंने फैमिली हिस्ट्री बताई है, फैमिली हिस्ट्री हो गई, पेट्स हो गए यानी डॉग हो, ठीक है? डॉग से या जानवर से डस्ट यानी धूल-मिट्टी से, ठीक है? क्लियर है? समझ में आ गया? इटियोलॉजी क्लियर हो गया, साइन एंड सिम्पटम्स हो गया, डेफिनिशंस हो गए। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है? देखिए, ये जो नेक्स्ट हमारा है, ये है टाइप्स ऑफ अस्थमा, ठीक है? ये क्या है? टाइप्स ऑफ अस्थमा है। तो अस्थमा हमारे कितने प्रकार के होते हैं? मैक्सिमम 5 या 6 प्रकार के अस्थमा पाए जाते हैं। जो हमारे इसमें पहला है एक्सट्रिंसिक अस्थमा। अगर आप बी फार्मा, डी फार्मा कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये एक्सट्रिंसिक अस्थमा और इंट्रिनिक अस्थमा, ठीक है? ये 2 अस्थमा आपको पढ़ना पड़ेगा, बाकी और होते हैं, एक होता है एडल्ट ऑनसेट होता है, ऑक्यूपेशनल होता है और ये 2-4 होते हैं, ठीक है? तो हम लोग पहला देखते हैं हमारा क्या है? एक्सट्रिंसिक अस्थमा। ये क्या होता है? दीज़ आर एलर्जिक अस्थमा। ये क्या होता है? एलर्जी से होने वाली अस्थमा है। इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू एलर्जिक लाइक डस्ट। ये तो जो ये एलर्जी कॉज़ किससे करता है? जैसे डस्ट से, धूल-मिट्टी, पॉल्यूशन से एंड आल्सो कॉज्ड अस्थमा अटैक और ये क्या कहते हैं? ये अस्थमा अटैक भी कॉज़ कर सकते हैं, इनसे अस्थमा अटैक भी हो सकता है। ठीक है? नेक्स्ट क्या कह रहा है? इंट्रेनिक अस्थमा, ठीक है? इंट्रेनिक अस्थमा क्या है? दीज़ आर नॉन एलर्जिक अस्थमा। ये ऐसी अस्थमा है जो एलर्जी से नहीं होता है। इट ऑक्यूर्स ड्यू टू एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन। या तो वो इन्फेक्शन से हो सकता है, ठीक है? या स्ट्रेस ले सकते हैं, उससे हो सकता है या कोल्ड इट इज़ कंटीन्यूअस। अगर आपको जुकाम कंटीन्यूअस है, लगातार, ठीक है? अगर लगातार आपको अगर जुकाम है तो उससे भी आपको अस्थमा होने की समस्या होती है। अगर आप इन्फेक्शन हो रहा है उससे भी हो सकता है, अगर आप बहुत सोच रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं माइंडली उसमें भी हो सकता है क्योंकि अभी हम आपको इटियोलॉजी में दिखाए हैं कि क्या-क्या कंडीशन हो सकते हैं अस्थमा कॉज़ करने की। ठीक है? क्लियर है? अब जो हमारा थर्ड है वो क्या है? एडल्ट ऑनसेट अस्थमा, ठीक है? एडल्ट ऑनसेट अस्थमा क्या होता है? इसमें मोर कॉमन इन पीपल यंगर देन 40 इयर्स। जो 40 साल के ऊपर के मरीज हैं, ठीक है? पीपल्स हैं, मरीज नहीं बोलेंगे। जो 40 साल के ऊपर के पीपल्स हैं, लोग आदमी हैं, उनमें क्या होता है? कॉमन होता है एडल्ट ऑनसेट अस्थमा। इनमें बहुत कॉमन होता है कि इन पीपल्स को, इन पर्सन्स को एडल्ट ऑनसेट अस्थमा हो सकता है। क्लियर?
नेक्स्ट क्या है ऑक्यूपेशनल अस्थमा, जो फोर्थ हमारा है ऑक्यूपेशनल अस्थमा है। ये क्या होता है, इट इज अफेक्टेड पीपल हु वर्क अराउंड केमिकल फ्यूम्स, डस्ट एंड अदर इरिटेशन थिंग्स इन एयर। ये उन पेशेंटों को होता है जो केमिकल वाली फैक्ट्रियों में काम करते हैं, धूल गर्दा मिट्टी में ज्यादा रहते हैं, ठीक है, या इरिटेशन वाले थिंग्स में या एयर में रहते हैं, ठीक है, वह इन्वायरमेंटल में रहते हैं, उनमें ऑक्यूपेशनल अस्थमा काउच होता है या होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, जो हमारा लास्ट है वो क्या है, ड्रग इंड्यूस अस्थमा। ड्रग इंड्यूस मतलब कुछ पेशेंट होते होंगे जो काफी टाइम तक ड्रग लेते हैं, ठीक है, कोई बीमारी हो गई जैसे शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, या अर्थराइटिस हो गया, तमाम तरीके की समस्याएं, या कोल्ड वाला ही हो गया, जो कंटिन्यूस कोल्ड बताया था कि कोल्ड हो जाता है फिर जुकाम हो जाता है, ठीक है, इन्फेक्शन हो जाते हैं या वो इरिटेशन हो जाते हैं। इन सब चीज़ों में क्या होता है, अगर आप ड्रग कंटीन्यूअस ले रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, इट काउज़ेड ड्यू टू मेडिकेशन सच एज़ एस्पिरिन, बीटा ब्लॉकर, सनसिट्स। ये देखिए 3 क्लास की ड्रग है, एक है एस्पिरिन है, एक होता है बीटा ब्लॉकर, एक होता है नसिट्स। अगर ये ड्रग आप कंटिन्यू ले रहे हैं, ठीक है, या ज़्यादा टाइम से ले रहे हैं, लॉन्ग टाइम से ले रहे हैं, तो आपको ड्रग इंड्यूस अस्थमा भी हो सकता है। ठीक है? तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? और अगला जो हमारा टॉपिक होगा, ये अस्थमा। अभी तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, अस्थमा के बारे में पढ़ा, अस्थमा के साइन सिम्टम्स पढ़े, उसकी एटियोलॉजी पढ़ी, उसके टाइप्स पढ़ा। ये सब चीज हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब जो हम लोगों का नया टॉपिक रहेगा, वो हमारा नया टॉपिक क्या रहेगा, बता देते हैं, लिख के बता देता हूँ। देखिए, जो हमारा नया टॉपिक है, वो रहेगा कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन रहेगा। फिर नेक्स्ट क्या रहेगा, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस रहेगा। फिर क्या रहेगा, ट्रीटमेंट प्लान, प्लान ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। ये 3 चीज हम अपने नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में कवर करेंगे, ठीक है। पार्ट 2 में कवर करेंगे। जो हमारा पार्ट 1 था, पार्ट 1 में हम लोगों ने टाइप्स पढ़ लिए हैं, ठीक है, साइन सिम्टम्स पढ़ लिए हैं, इटियोलॉजी पढ़ ली, ठीक है। अब हम उसमें अपना क्या पढ़ेंगे, पार्ट 2 में कॉम्प्लिकेशन पढ़ेंगे और डायग्नोसिस पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।